हाय एवरीवन। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्री जे आई एस। मेरा नाम है सतिन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग पीएम मोदी अर्जेंट अपील। इस इमरजेंसी अपील के क्या मायने हैं? क्या देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है? इज इंडिया हीडिंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक इमरजेंसी? साथ ही यह एक्सचेंज रेट और रुपए की वैल्यू से कैसे कनेक्टेड है, ये भी हम डिटेल में इसको देखने वाले हैं, डिटेल में इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि आखिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह अपील की क्यों? इसके क्या मायने हैं दोस्तों? जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसको स्टार्ट हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और इसकी वजह से पूरा विश्व एक आर्थिक संकट जैसी स्थिति से गुजर रहा है। रसिया और यूक्रेन को युद्ध स्टार्ट हुए लगभग 3.5 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। लेकिन मिडिल ईस्ट के इस वॉर ने विश्व में एक आर्थिक संकट जैसी स्थिति पैदा कर दी है और जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। चूंकि भारत एक इम्पोर्टिंग कंट्री है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कई संदर्भों में असर दिखाई देता है। भारत आज भी अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए डिपेंडेंट है। अपनी ऑयल और गैस की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भारत मिडिल ईस्ट पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है और इसी की वजह से ये प्रश्न उठता है, आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की क्यों? पीएम मोदी की अपील के मुख्य कारण रुपए की फास्ट डेप्रिसिएशन यानी रुपए की तेजी से गिरती ही वैल्यू है। डॉलर की अपेक्षा रुपए गिरकर लगभग 96 रुपए हो गया है। अगर इसी तरह से रुपए की वैल्यू गिरती रही तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट जैसी स्थिति हो सकती है और इसे ही रोकने के लिए यानी फर्दर रुपीस का डेप्रिसिएशन ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की है। तो दोस्तों, इस मोदी जी की जो अपील है आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है भारत के एक्सचेंज रेट और रुपए की वैल्यू से। जब रुपी वीक होता है और डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तब इंडिया को इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इंडिया बहुत सी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है, स्पेशली क्रूड ऑयल, गोल्ड, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील के जो मेन एम है उस इंपोर्ट्स कम करना, डॉलर की डिमांड कम करना और रुपये को स्टेबल करना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर की अपेक्षा रुपीस की जो वैल्यू है वो गिरती चली जा रही है, रुपये का डेप्रिसिएशन होता चला जा रहा है, जो कि भारत की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को देखें, जैसे कौन कौन से पॉइंट्स जो हाईलाइटेड हैं। रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजप्शन। अब जैसे इंडिया क्रूड ऑयल मोस्टली इंपोर्ट करता है और पेमेंट डॉलर में होती है। अगर हम ज़्यादा पेट्रोल डीजल यूज करेंगे तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे, डॉलर डिमांड बढ़ेगी और रुपये और वीक हो सकता है। इसीलिए फ्यूल बचाने से ऑयल इंपोर्ट कम होगा, डॉलर की डिमांड कम होगी, एक्सचेंज रेट स्टेबल रह सकता है। दूसरा है जैसे यूज़ मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारत में हर जगह उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और मेट्रो की फैसिलिटीज़ अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन फिर भी इसको मैक्सिमम तो जितना हो सकता है कर ही सकते हैं। और इसका भी फ्यूल कंजप्शन, इससे होगा क्या कि फ्यूल कंजप्शन कम होगा, ऑयल इंपोर्ट बिल कम होता है, डायरेक्टली रुपये पर प्रेशर कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे प्रमोट कार पुलिंग, है ना। एक कार में 4 लोग ट्रेवल करेंगे तो फ्यूल सेविंग होगी, पेट्रोल इंपोर्ट कम होगा और यानी फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है, राइट। और प्रायोरिटीज वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी गई थी उस समय। डेली ट्रेवल कम होगा, इससे फ्यूल यूज़ कम होगा, ऑयल इंपोर्ट कम होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें जितने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है यहाँ पर देश के नागरिकों से, सो वहाँ पर मेनली जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र का रिड्यूस करते हुए हम नेचुरल जो फार्मिंग उस पर शिफ्ट हों, तो फर्टिलाइज़र का जो बिल है वो कम होगा, राइट। और ये अगर बिल कम होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमको ज़्यादा डॉलर पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब सिंपल सा है, देखिए कि मोर इंपोर्ट्स मोर डॉलर डिमांड बीक रुपीस मतलब कॉस्टली इंपोर्ट्स एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे, है ना। तो पीएम की जो अपील है इसका हिडन इकोनॉमिक गोल है इंपोर्ट बिल कम करना, फॉरेक्स रिजर्व बचाना और रुपीस को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। यानी पीएम मोदी अपील मेनली
aims at reducing imports dependence and conserving foreign एक्सचेंज रिजर्व्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द रुपी एक्सचेंज रेट। तो होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आई होगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील देशवासियों से क्यों की है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रुपये की जो वैल्यू है वो घटकर लगभग 96 रुपीज़ के समथिंग हो गई है। अब इसका देश की आर्थिक इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली होती क्या है। एक्सचेंज रेट का मतलब है एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करना, राइट ये एक्सचेंज रेट का मतलब है कि यहाँ पर देखेंगे कोर कॉन्सेप्ट, द रेट एट विच वन कैन स्वैप बिटवीन करेंसीज इज द एक्सचेंज रेट। In other words, how many rupees would buy you a dollar or a euro? यानी आप कितने रुपए में एक डॉलर और यूरो खरीद सकते हैं, इसी को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी सिंपल वर्ड्स में एक डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपये लगेंगे, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इसी को एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक US डॉलर अभी 95 रुपीज़ है तो इसका मतलब है कि एक डॉलर खरीदने के लिए हमें 95 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस होती है, करेंसी भी एक तरह का कमोडिटी है जिसका अपना मार्केट होता है, राइट तो यहाँ पर हमने होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर अभी देखिए डॉलर की अपेक्षा जो रुपीस है वो डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है, यानी रुपये की वैल्यू जो है लगातार गिरती चली जा रही है। लगभग 80 रुपीज़ के समथिंग था हमारी जो इंडियन करेंसी है 80 रुपीज़ पर डॉलर था, वहाँ से गिरते हुए अभी 95-96 अगेंस्ट द US डॉलर अभी देखेंगे तो ये अभी और ये गिरता चला जाएगा। अगर फर्दर ये वॉर एक्सटेंड रहता है, एक्सटेंड होता गया तो अभी भी ऐसा कोई आसार नहीं है कि वॉर रुकेगा, राइट। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर इसलिए इमरजेंसी अपील की है कि फ्यूल कंजर्वेशन करना है भाई, है ना, रिड्यूस इंपोर्ट्स, अडॉप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए यहाँ पर अपील की है, राइट। अब साथ में हम यहाँ पर देखते हैं बेसिकली एक्सचेंज रेट, ये एग्जैक्टली एक जैसे कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है कि कॉन्सेप्ट है इन द करेंसी मार्केट ईच करेंसी इज अ कमोडिटी, राइट। हर एक करेंसी मार्केट में जो करेंसी होती है वो क्या होता है, कमोडिटी होती है। द एक्सचेंज रेट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ वन रिलेटिव टू अनदर, जैसा हमने ऊपर बात की थी। मैकेनिज्म क्या होता है, हाउ मेनी रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय अ US डॉलर, यहाँ पर है ना एक डॉलर खरीदने के लिए। चूंकि हमको देखिए ज़्यादातर जितने भी इंपोर्ट्स करते हैं हम बाहर से, जैसे ऑयल का इंपोर्ट करता है भारत, गैस का इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट करता है, या जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनका इंपोर्ट करता है भारत, तो जनरली हमको डॉलर में ही पे करना पड़ता है। तो पहले 80 रुपये जिस एक डॉलर का लगता था उसका 95 हो गया, लगभग आप सोचिए 15 रुपीज़ ज़्यादा हमको देना पड़ रहा है, 15 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये एक्सचेंज रेट है इसका मतलब, ठीक है ना। करेंसी मार्केट कैसे काम करता है, इंटरनेशनल मार्केट में करेंसीज की बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करना होता है, मशीनरी और टेक्नोलॉजी खरीदनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड मोस्टली US डॉलर में होता है ना। हालांकि अभी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है बट उस हद तक नहीं, अभी भी डॉलर का डोमिनेंस दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड मोस्टली जैसे US डॉलर में होता है, इसलिए इंडिया को पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपये वीक हो जाता है। अब रुपये वीक होने का यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मार्केट मैकेनिज्म सप्लाई एंड डिमांड इस पर डिपेंड करती है। जनरली मार्केट क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड जो दो फैक्टर्स रहते हैं इन पर डिपेंड करता है ना। जैसे यहाँ पर इंडियन डिमांड फॉर US डॉलर, भारत की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। सपोज दैट हमको ऑयल इंपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डॉलर में पे करेंगे, तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और डॉलर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो अमेरिकन डिमांड फॉर इंडियन रुपीस इसकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी, ठीक है ना। अब यहीं पर क्या होता है, व्हेन Indian demands for dollars outpaces US demand for rupees, these exchange rate tips rupee weakens। इसकी वजह से क्या होता है कि रुपये वीकेन होता है, डॉलर स्ट्रेंथन होता है, डॉलर राइज करता है इसकी वजह से।
अब देखिए इसका द डुअल इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, आप देखेंगे यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस डेप्रिसिएशन का, यानी रुपये की जो वैल्यू गिरती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो दो तरीके से अगर हम इसको देखें, एनालाइज करते हैं, दो तरीके से इम्पैक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर इम्पोर्ट्स रियलिटी देखते हैं, है ना। बाइंग अमेरिकन गुड्स बिकम्स कॉस्टलियर, अगर हमें अमेरिकन गुड्स लेना है तो हमारे लिए क्या है, महंगी हो जाएगी। ऑयल हमारे लिए महंगा हो जाएगा, गैस हमारे लिए महंगा, फर्टिलाइजर हमारे लिए महंगा हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। वहीं अगर इंडियन गुड्स बिकम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स, जो इंडियन गुड्स है वो फॉरेन बायर्स के लिए क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर ये है कि अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर तो हमारे यहाँ से जब हमारा सस्ता सामान सस्ता हो जाएगा, हमारे जो गुड्स हैं अगर वो चीपर हो जाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया अभी एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, इंडिया मेजरली इंपोर्टिंग कंट्री है, अभी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री। चाइना क्या है, एक्सपोर्ट लेड कंट्री है, इंडिया एक्सपोर्ट लेड कंट्री अभी नहीं है। यानी हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है यहाँ पर। तो एक्सपोर्टर्स को तो एडवांटेज होगा इससे, क्योंकि हमारे रुपये की जैसी वैल्यू गिरेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल आउट होगी, सेल बढ़ेगी। बट उस हद तक अभी डिमांड नहीं है। जैसे सपोज दैट कि हम आर्म्स एक्सपोर्ट करें, तो अभी आर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 से 40 हज़ार करोड़ के आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब वही अमेरिकन जो आर्म्स हैं उनकी बात करते हैं तो वैश्विक बाजार में उनका सोचिए कि लगभग 200-300 बिलियन डॉलर का उनका मार्केट है आर्म्स का, और वहीं पर हमारा 2 से 3 बिलियन डॉलर का मार्केट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। तो हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो जो इम्पोर्टर्स हैं इनको इससे क्या होगा, डेफिसिट होगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाई देगा इनके लिए। और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एप्रिसिएशन दिखाएगा, उनको एडवांटेज होगा यहाँ पर, है ना। ये आप लोगों ने होप सो समझ में आया होगा यहाँ पर। अब देखिए इन्फ्लेशनरी कास्केड होता है, जैसे रुपये वीक होगा तो इम्पोर्ट कॉस्ट क्या होगी, स्पाइक होगी, बढ़ जाएगी। अगर रुपए कमजोर होगा तो बेसी बात है कि हमको इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, डोमेस्टिक प्राइस राइज हो जाएगी, जो घरेलू जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी ट्रिगरिंग पॉलिसी अलार्म। इससे क्या होगा, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम भारत में और ज़्यादा हो जाएगी। ये होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं सबसे पहले कि रुपये वीकन्स होने का मतलब क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रुपये गिर गया या मतलब का क्या मतलब होता है। सिंपल एक्सचेंज से समझते हैं कि $1 मतलब 80 रुपये, और $1 अभी बढ़ के कितना हो गया, अब 95। इसका मतलब है अब हमें सेम डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपये देने पड़ते हैं। यानी रुपये वीक हुआ, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, इसको रुपये डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, राइट। अब ये मैटर क्यों करता है, वाई इट मैटर्स मोस्टली। तो मैंने जैसे ऊपर अभी बात की कि यहाँ पर इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टली, राइट। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस सिलेंडर्स महंगे होंगे, क्योंकि पेमेंट डॉलर में होती है। और इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्यूल कंजर्वेशन और इंपोर्ट्स रिड्यूस करने की अपील की है। इन्फ्लेशन बढ़ता है इससे, जब इंपोर्टेड गुड्स महंगे होते हैं तो कंपनीज भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देती हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा, मोबाइल फ़ोन्स कॉस्टली हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्टली हो जाएगा, एयर टिकट कॉस्टली हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। जो अभी ट्रेवल आप समझते हैं कि जहाँ पर 100 रुपीज़ लगते हैं वहाँ 200 हो जाएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। अगर ऑयल सपोज दैट इम्पोर्ट ऑयल जैसे क्रूड ऑयल है, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं वो सब के सब क्या है, उसकी कीमत बढ़ जाए। यानी रुपीज़ वीक होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है कि फॉरेन एजुकेशन और ट्रेवल में ये महंगा हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट यूएसए में पढ़ने जाना चाहता है तो फीस डॉलर में पे करनी होती है। जब रुपये वीक होता है तो एजुकेशन एक्सपेंसिव हो जाती है, फॉरेन ट्रेवल कॉस्टली हो जाता है। ये यहाँ पर पूरा देखिए मैकेनिज्म दिया हुआ, अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज रेट, है ना। एक्सचेंज रेट, हाउ मेनी रुपीज़ बाय यू $1 और यूरो in the currency market. Each currency is a commodity, it value relative to another is exchange rate, है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप कि why dollar using rupees, why dollar to buy US goods, right, use dollar to buy US goods, ये imports हो गया हमारा, ठीक। यहाँ फोर्थ देखेंगे, if the rupees exchange rate falls, rupee weakens, the import becomes costlier,
और एक्सपोर्ट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, राइट। ये ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर पूरा। अब नाउ हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तो फ्री मार्केट कंडीशन है, फिक्स रेट और मैनेज्ड फ्लोट रेट दिखाई देगी। जनरली क्या होता है कि सप्लाई एंड डिमांड जो होती है ये डिक्टेट करती है प्योरली, राइट, मार्केट को। सप्लाई एंड डिमांड जनरली पूरे मार्केट को डिक्टेट कर रही होती है। कुछ देशों में जैसे जो कैपिटलिस्ट देश हैं वहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वही क्या करते हैं कि मार्केट में जो करेंसी है उसकी वैल्यू को ये दोनों ही चीज़ें क्या करते हैं वहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, है ना। डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही फैक्टर्स। और फिक्स रेट जो होती है तो ये रिजिड होती है, बेसिकली पैक्ड बाय द गवर्नमेंट्स। जैसे कि सपोज दैट कई देश हैं जैसे रशिया है, रशिया ने किसी चीज़ के लिए फिक्स रेट करके रखी है ना। तो वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दो जो फैक्टर्स रहते हैं मार्केट के उन पर निर्भर नहीं करता है ये। एक तीसरी कंडीशन और होती है मैनेज्ड फ्लोट। हमारा जो देश है भारत, वहाँ पर हम ये तीसरा तरह का जो टेक्निक है इसको अपनाते हैं कि जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों फैक्टर्स मिसमैच हो रहे हों, ठीक है ना, और वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, तब हम क्या करते हैं, आरबीआई इंटरफेयर करती है उसमें, है ना। द एक्सचेंज रेट इज नॉट फुली डिटरमाइंड बाय द मार्केट। यहाँ पर क्या होता है मैनेज्ड फ्लोट में कि जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फैक्टर्स यानी सप्लाई एंड डिमांड पर के द्वारा डिटरमाइंड नहीं होती है, यानी मार्केट ये इसके द्वारा फिक्स नहीं होती। एक्सचेंज रेट ना मार्केट के द्वारा डिटरमाइंड नहीं होती है, मार्केट के जो फैक्टर्स हैं सप्लाई एंड डिमांड इनके द्वारा डिटरमाइंड नहीं होती है, राइट। यहाँ पर क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिवली इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जो मार्केट है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, यहाँ पे इंटरवीन करती है, फिर इसको मैनेज करती है, सेल आउट करेगी। जैसे डॉलर को कब सेल आउट करना है, कब बाई करना है, कब रेपो रेट बढ़ाना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे हमारे देश में देखने को मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका काम ही यही है कि इसको मार्केट में इंटरवीन करना, जैसे इन्फ्लेशन ना बढ़े और डेप्रिसिएशन ना हो, इन सब चीज़ों के लिए कदम उठाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे फिस्कल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, है ना। तो ये जो अपील है ये क्या होता है कि डायरेक्ट अपील है ना। तो जब सरकार की तरफ से लोगों से परसुएशन किया जाता है, परसुएशन के माध्यम से जब हम मार्केट में इंटरवीन करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता और कई लोगों ने क्या किया है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चालू किया प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर। और अभी उनका एक कॉन्वॉय देखा गया अभी रिसेंटली कि उसमें केवल 2 ही कार थी, जबकि 12 से 14 कार रहती हैं प्रधानमंत्री का जब कॉन्वॉय कहीं से भी निकलता है तब भी जनरली, है ना, दिल्ली में। तो ये एक मैसेज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और अननेसेसरी जो भी खर्चे हैं उनको कम करें, राइट। गोल क्या है इसका, एंश्योर द रुपीज प्राइस डज नॉट फ्लैक्चुएट एक्सेसिवली और क्रैश ऑल एट वंस। इसका यही मतलब है यहाँ पर, राइट। तो आपको होप्स हो कि ये चीज़ भी यहाँ पर समझ में आई होगी कि क्या बेसिकली मैनेज्ड फ्लोट रेट रहता है ना। और आरबीआई इसको कैसे, आरबीआई की क्या भूमिका है, आपको डिटेल में यहाँ पर आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है, तो हमने बात की कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट नॉर्मली फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो रुपये की डिमांड कम होगी तो रुपये वीक हो जाएगा, और अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए तो रुपये स्ट्रांग हो सकता है। अब यहाँ पे आरबीआई के रोल के रिगार्डिंग भी हमने बात की कि इंडिया में एक्सचेंज रेट कंप्लीटली फ्री मार्केट पर नहीं छोड़ा गया है। आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करती है, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है। कैसे, अगर रुपये बहुत फास्ट गिर रहा हो तो आरबीआई अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर बेचता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अभी आपको कि यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई डॉलर को क्या करती है, यहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे, वहाँ पर आरबीआई एक्टिवली क्या करती है, डॉलर को बेचती है ना। अभी देखेंगे तो आरबीआई ने डॉलर सेल आउट भी किया था, डॉलर सप्लाई बढ़ती है, डॉलर का प्रेशर कम होता है, रुपये को सपोर्ट मिलता है। इसी प्रोसेस को आरबीआई इंटरवेंशन कहते हैं, राइट। तो ये होप्सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट दिखाई देता है, एक्सचेंज रेट वर्सेस फॉरेक्स रिजर्व्स, ये क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट।
ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉरेक्स रिजर्व्स रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो रहते हैं वो क्या है, तो एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, an essential element in the analysis of economic external position, ठीक है ना। in India's in time of crisis adequate foreign exchange reserves give comfort acting as a buffer and giving strength to countries macroeconomic fundamentals। आप लोगों को एक इकोनॉमी में एक याद होगा कि जब 1990s का टाइम था तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स केवल 15 दिन यानी 2 वीक के समथिंग रह गए थे, यानी हमारे पास इतना रिजर्व्स नहीं बचे थे, पैसे नहीं थे कि हम 15 दिन से ज़्यादा इंपोर्ट कर सकें, राइट। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी स्थिति हुई थी, तो क्या करते हैं, हर एक देश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बना के रखते हैं। अब यहाँ पर देखें, आरबीआई हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है बेसिकली उनको मेंटेन करके रखना ये आरबीआई का काम है। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है इसमें क्या क्या होता है, तो फॉरेन करेंसी एसेट होती हैं, एसेट्स होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या मतलब है कि यहाँ पर जितनी फॉरेन करेंसी, सपोज दैट डॉलर होगा, यूरो होगा, पाउंड होगा, स्टर्लिंग होगा, राइट, या रशियन की कुछ करेंसी होगी, रसिया की कुछ करेंसी होगी, तो इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। भारत की जो फॉरेन करेंसी एसेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो $8 का दिखाई देता है। यानी फॉरेन करेंसी सपोज दैट हमारे पास 100 रुपीज़ है तो उसमें लगभग 80 रुपये डॉलर का डोमिनेंस है ना। यानी टोटल करेंसी में अभी भी देखेंगे तो फॉरेन करेंसी में तो डॉलर का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा, नहीं 80% हम आज भी डॉलर ही रखते हैं अपने फॉरेन करेंसी एसेट में। यहाँ पे समझ में आया, ये दिखाई दे डॉलर दिखाई दे रहा है, यूरो दिखाई दे रहा है। अब दूसरा एसेट है हमारे फॉरेक्स रिजर्व का, वो है गोल्ड। भारत में कितना गोल्ड है, अभी हमने चूँकि ब्रिटेन से अपना जो गोल्ड वहाँ पर रखा हुआ था है ना, हमने उनके पास रख रखा था, उसको धीरे धीरे भारत ने क्या किया, वहां से लेकर आए और अपने आरबीआई के पास रखना चालू किया और गोल्ड खरीदा अभी भारत ने। तो दूसरा ये एसेट है बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व का। थर्ड है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आईएमएफ में हम रखते हैं, हमारा एक वहाँ पर राइट रहता है, परसेंटेज के रूप में कुछ रहता है, स्पेशल ड्राइंग राइट की जब भी हमको जरूरत पड़े, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी स्थिति हो तो हम आईएमएफ से लोन ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बदले आरटीपी रहता है, रिजर्व ट्रांच पोजीशन, हर एक देश का रहता है आरटीपी। तो आप देखेंगे ये यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना है फॉरेक्स रिजर्व के भारत में कौन कौन सा, एक तो है फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर एंड आरटीपी, ये चारों को आपको याद रखना है, राइट। होप सो कि ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब देखिए मैक्रो सील्ड सिस्टम सिंथेसिस ये कैसे काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड शॉक सच एज द, है ना। अभी यहाँ पर जो पहला है आउटर लेयर मार्केट फोर्सेस रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मिडल लेयर आरबीआई इंटरवेंशन आपको दिखाई देता है यहाँ पर, है ना। द मैनेज्ड फ्लोट स्मूथिंग आउट सडनली वोलेटिलिटी दिखाई देती है। इनर कोर फॉरेक्स एंड बीओपी, ये द स्ट्रक्चरल वॉल्ट ऑफ एफसीए, गोल्ड, एसडीआर एंड आरटीपी प्रोवाइडिंग फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। भारत के अभी फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे आप लोग तो लगभग $700 बिलियन के समथिंग तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व हैं। और यही देश प्रधानमंत्री की चिंता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चिंता है वो यही है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगर डॉलर इतना तेजी से रुपी डेप्रिशिएट होगा डॉलर की अपेक्षा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरता चला जाएगा और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी स्थिति हो जाएगी। और इसीलिए भारत ये परसुएशन, बेसिकली ये एक मेथड है कि लोगों से परसुएशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपील करते हैं, परसुएट करते हैं लोगों को कि वो देश के हित में इस तरह के स्टेप लें, राइट। और होप सो कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी कि एक्सचेंज रेट क्या होता है ना, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा। तो दोस्तों एक्सचेंज रेट सिर्फ इकोनॉमिस्ट का टॉपिक नहीं है, ये डायरेक्टली पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, फॉरेन ट्रेवल, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट और इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। वीक रुपी का मतलब हमेशा डिजास्टर नहीं होता, लेकिन अगर डेप्रिशिएशन कंटिन्यूसली हो और इंपोर्ट्स ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता है। यूपीएससी के लिए भी याद रखिए एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व, ये सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, राइट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए क्या वीक रुपी इंडिया के लिए ज़्यादा हार्मफुल है या बेनिफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।